तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, इंसानों में जो है कैसे डिटरमाइन होता है सेक्स बच्चे का। जो बच्चा बनेगा, जो बच्चा फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, उसका जो सेक्स है वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा। हाउ इज इट डिटरमाइंड, ये कैसे जो है फिक्स हो जाता है कि वो बॉय बनेगा या गर्ल बनेगी। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस, तो सेक्स डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं हम? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स बन जाना। जैसे हमारे अंदर मेल्स है, फीमेल्स है, मैन है, विमेन है, बॉयज है, गर्ल्स है, अंडरस्टैंड? तो ये बनना, इनका एस्टैब्लिश होना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। उसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स इन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यूनिसेक्सुअल आप जानते हो, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कौन होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेपरेट सेक्सेस जिनमें होते हैं, यानी मेल्स अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होती है। ठीक है, तो जो है उसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, इनको बोलते हैं। तो जब मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं एक पॉपुलेशन में, एक स्पीशीज में, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में, जब मेल और फीमेल जो है इंडिविजुअल जो है एस्टैब्लिश हो जाते हैं, बन जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस में जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो होता है सेक्स डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, बाय द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। कौन से किस्म की सेक्स क्रोमोसोम्स उनमें प्रेजेंट है, ये डिटरमाइन करता है कि वो लड़का है या कि लड़की है, वो मेल है कि फीमेल है। अंडरस्टैंड? नाउ इट्स डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। तो मैंने कहा सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है मेल फीमेल इंडिविजुअल्स बन जाना। सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है कि कैसे कैसे एक इंसानों के अंदर एक बच्चा जो है माँ के पेट में, कैसे वो मेल हो जाता है, कैसे वो फीमेल हो जाता है। अंडरस्टैंड? वो हमें देखना है, क्यों वो बॉय बन जाता है, क्यों वो गर्ल बन जाता है। ठीक है, देन मैंने कहा इंसानों के अंदर जो है, इनमें जो है सेक्स डिटरमाइन होता है बच्चे का बाय द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। तो इस क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन में आप जानते हो जो इंसान होते हैं, ठीक है, हमारी एक सेल के अंदर, बॉडी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स जिनको आप होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हो, 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। इनमें इन 23 पेयर्स में जो 22 जोड़े होते हैं, 22 पेयर्स, उनको हम कहते हैं ऑटोजोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स। क्योंकि ये दूसरे कैरेक्टर, सेक्स के बगैर ये दूसरे बॉडी कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। अब एक जोड़ा जो बचता है, 1 पेयर, उसको आप क्या कहोगे? उसको कहोगे आप सेक्स क्रोमोसोम पेयर। क्या कहोगे? सेक्स क्रोमोसोम पेयर। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक की बॉडी में सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और इन
46 में 44, 22 पेयर्स का मतलब क्या होता है 44 जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं ऑटोजोम्स। और इधर कितने बचे अब 2, उन दो को कहते हैं एलोजोम्स। तो एलोजोम्स यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, एलोजोम्स का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और जैसा कि आप जानते होंगे इंसानों के अंदर जो मेल्स होते हैं, कौन होते हैं मेल्स। मेल्स का मतलब है मैन। तो जो मैन होते हैं उनमें 44, इन 44 को रिप्रेजेंट करता हूं मैं ए से, यानी पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स। ठीक है, प्लस उसमें क्या होता है एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम। उसमें दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल्स के अंदर, इंसानों में जो मेन होते हैं उनके अंदर हर एक सेल में उनके अंदर जो क्रोमोसोम कंप्लीमेंट होता है सेल में, उसमें 44 ऑटोजोम्स और एक जोड़ा होता है दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो मेन जो होते हैं, मेन कंटेन 2 हेटेरोमॉर्फिक। ये टर्म्स आपको मैंने समझाई है, आप नहीं बोलने से ये क्या होता है हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स। इनमें हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, किनमें मेन के अंदर। अंडरस्टैंड, जो लड़के होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनके अंदर दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब होता है डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स, एक एक्स होता है एक वाई होता है। ठीक है, तो इसमें दो हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मैन के अंदर, एंड इसलिए मैन जो होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं। क्या होते हैं हेटेरोगैमेटिक। कंफ्यूज नहीं होना, फिर से मैं बताऊंगा। जो मैन होते हैं इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, उनमें सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक्स एंड वाई। अंडरस्टैंड, ऑटोसोम्स तो मैन एंड वुमेन दोनों में एक जैसे होते हैं, बट सेक्स क्रोमोसोम्स में फर्क होता है। यहाँ पर मैन के अंदर एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स। डिफरेंट है, आपको शेप से भी लगेंगे, एक्स ऐसा होता है और वाई क्रोमोसोम ऐसा होता है। ठीक है, नाउ ये जो हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मैन के अंदर, तो इसका मतलब ये है जो मैन होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं। क्या होते हैं हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक का मतलब होता है प्रोड्यूस टू डिफरेंट गैमेट्स। रिप्रोडक्शन आपको मैंने पढ़ाया, उसमें गैमेट वमेट वगैरह का कंसेप्ट आपको पहले ही दे चुका हूं मैं। तो जो गैमेट्स होते हैं मैन के अंदर, बोलो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आप स्पर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैन है, जब उसमें स्पर्म्स बनते हैं, उसमें दो किस्म के स्पर्म्स बनते हैं, प्रोड्यूस टू डिफरेंट गैमेट्स स्पर्म्स, बट इन इक्वल प्रोपोर्शन। वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनाता है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, दो किस्म के गैमेट्स बनाता है। देखो, जब भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं, जब भी गैमेट्स बनते हैं, अगर एक बॉडी सेल के अंदर ए प्लस एक्स वाई है इस मैन के अंदर, ठीक है, ये हो गया डिप्लॉयड कंडीशन। ठीक है, ये होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन आपको पता है जब भी गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स हप्लॉयड होते हैं, यानी जब गैमेट बनाएगा मैन तो एक गैमेट होगा ए प्लस एक्स, क्योंकि ऑटोसोम्स का हाफ आएगा, और एक सेक्स क्रोमोसोम 22 प्लस 1 हाउ मेनी 23, 46 का हाफ हो जाएगा 23, क्योंकि गैमेट्स हाफ ही होते हैं। तभी एक स्पर्म और एग जब मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, जैसे मैंने आपको पीछे फर्टिलाइजेशन में पढ़ाया, तो तभी 23 और 23 मिलकर 46 बनाएंगे। अंडरस्टैंड? तो अगर यहां पर भी गैमेट 46 होगा तो दिस विल क्रिएट अ chaos, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा वाला गैमेट ये बनाएगा a प्लस वाई। ठीक है, मैंने कहा मैन है हेटेरोगैमेटिक, ये दो किस्म के गैमेट्स बनाता है इक्वल प्रोपोर्शन में। कौन कौन से? एक बनाएगा a प्लस एक्स वाले गैमेट्स, सुपर्म्स, इनको बोलते हैं गाइनोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं?
गाइनोस्पर्म्स, क्योंकि ये वाला स्पर्म जब भी फीमेल के मां के कॉम से मिलेगा, एग से मिलेगा, ये लड़की ही बनाएगा। आपको मैं बताऊंगा कैसे। और दूसरा गैमेट बनाएगा X प्लस वाई स्पर्म, इसको बोलते हैं एंड्रोस्पर्म। एंड्रो मीन्स मेल, गाइनो मीन्स फीमेल। एंड्रोस्पर्म, एंड्रोस्पर्म ऐसा स्पर्म होता है जो जब भी मां के एग से फ्यूज होगा, फर्टिलाइज होगा, तो हमेशा वहां पर लड़का जन्म लेगा या लड़का बनेगा। थोड़ा सा आपको पता चला यहाँ पर कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है इंसानों में। तो मैंने कहा मेन जो होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं, उनके पास दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए वो दो डिफरेंट किस्म के स्पर्म्स बनाते हैं, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में 50:50%। अंडरस्टैंड। तो एक 50% बनेंगे A प्लस X वाले स्पर्म्स, गाइनोस्पर्म्स, 50% बनेंगे X प्लस Y स्पर्म्स और एंडोस्पर्म्स। क्लियर। तो ये है ह्यूमंस के अंदर मैन। तो मैन जो होते हैं उनमें कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो विमेन होती है इंसानों में, जो विमेन होती है, विमेन जो होती है, विमेन के अंदर दो होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स। व्हाट डू यू मीन बाय होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स? अभी मैंने आपको बोला हेटेरो, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, अदर्स, एंड होमो मीन्स सेम। टू होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक फीमेल जो होती है वो AA प्लस XX होती है, यानी 44 प्लस XX हो गए ना, 44 प्लस 2X इज इक्वल टू 46। तो ये AA का मतलब है यहाँ पर ऑटोसोम्स, इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोमॉर्फिक होते हैं। अगर ये होमोमॉर्फिक है, एक ही जैसे हैं, तो ये जो फीमेल होती है इंसानों के अंदर, ये क्या होगी? अगर मैंने मैन को कहा हेटेरोगैमेटिक, इसको क्या कहूंगा फिर? इसको कहूंगा होमोगैमेटिक। क्या कहूंगा? होमोगैमेटिक। तो ये है होमोगैमेटिक। ये हमेशा फीमेल जो होती है, विमेन जो होती है, ये हमेशा फीमेल जो होती है ये हमेशा एक ही किस्म का गैमेट बनाएंगे। हाँ, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। बोलो कैसे? देखो बच्चों कैसे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, है ना। जब ये AA प्लस XX में से गैमेट बनेंगे तो गैमेट क्या बनेगा? हर गैमेट बनेगा A प्लस X, इसका और ये एक, और दूसरा भी बनेगा A प्लस X, अंडरस्टैंड, इसका और ये वाला X, अंडरस्टैंड। तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा मेल जो होते हैं, मेन जो होते हैं, उनके पास दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं। वो हमेशा दो डिफरेंट किस्म के स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में। एक स्पर्म होता है A प्लस X वाला, जिसके एग के साथ फ्यूज होकर लड़की बनने के चांसेस हमेशा होते हैं। दूसरा स्पर्म होता है A प्लस Y वाला, जिसके फीमेल के एग के साथ फ्यूज होकर हमेशा लड़का बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो फीमेल्स जो होती हैं होमोगैमेटिक, एक ही किस्म का गैमेट बनाएंगे हमेशा। तो अब सेक्स यहाँ पर डिटरमाइन कौन करेगा? सेक्स डिटरमाइन करेगा बच्चे का कि कौन से किस्म का स्पर्म पहले एग के साथ फ्यूज होता है। सीधी बात है ना। सो द सेक्स ऑफ द यंग मैन, जो बच्चे का सेक्स है, सेक्स ऑफ यंग मैन इज डिटरमाइंड, अब आपको पता चला होगा, इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ, कब डिटरमाइंड होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसी टाइम ये फिक्स हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद कोई मेडिकल जो है सर्विस, कोई मेडिकल जो है टेक्निक से इसका सेक्स बदल नहीं जा सकता है। अगर ये लड़का हुआ उसी टाइम तो लड़का ही होगा, अगर ये लड़की हुआ उस टाइम तो लड़की ही होगा। अंडरस्टैंड। सेक्स ऑफ यंग मैन इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मगर कौन डिटरमाइन करेगा?
बाय द टाइप ऑफ स्पर्म, बाय द टाइप ऑफ फादर्स गैमेट, बाय द टाइप ऑफ स्पर्म। ये बाप के गैमेट पे डिपेंड करता है। जब भी एक मेल इंसानों के अंदर, एक मैन जो है विमेन के अंदर जो है वजाइना में जब वो सीमेन को डालता है, उसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, 3 to 4 मिलियन स्पर्म्स। अब उन स्पर्म्स में क्या होता है, वो स्पर्म्स चलना शुरू करते हैं जो है धीरे धीरे किसकी तरफ, एग की तरफ। एग कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। जब वो चलना शुरू करते हैं तो उनमें जो है रेस लगी होती है, जो स्पर्म सबसे पहले एग के पास पहुंचा और उसके साथ फ्यूज हुआ, तो उसका मतलब वही स्पर्म, अगर वो एंड्रोस्पर्म है तो उसका फ्यूज होकर एग के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनेगा, वो डेवलप होगा बॉय में। और अगर वो गाइनोस्पर्म है, A+X वाला स्पर्म है, तो वो एग के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वो बनाएगा ऐसा जाइगोट जो लड़की बनेगा हमेशा। So sex of young one is determined at the time of fertilization by the type of sperm that fuses with the egg, जो फ्यूज होता है किसके साथ, एग के साथ। तो ये मदर का कोई इसमें नहीं होता है कि वो उसको लड़कियां क्यों जन्म लेती है सिर्फ, या उसको सिर्फ लड़के क्यों जन्म लेते हैं। ये इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ विमेन, बिकॉज विमेन आर होमोगैमेटिक, वो एक ही किस्म के गैमेट बनाती है। एंड इट्स आइदर नॉट फॉल्ट ऑफ फादर, फादर का भी फॉल्ट नहीं है, बस ये है कि जो सबसे पहले स्पर्म यहाँ पर एग के पास पहुंचा वही उसके साथ फ्यूज होगा, क्योंकि इंसान के अंदर एक ही स्पर्म एग के साथ जो है फ्यूज होता है, बाकी जो है खत्म हो जाते हैं। तो सेक्स ऑफ यंग वन डिटरमाइंड होगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय द टाइप ऑफ स्पर्म दैट फ्यूजेस विद द एग। अब क्या होगा, इफ A+X फ्यूजेस विद एग, आपको पता है एग जो है मदर का एग वो हमेशा क्या है, वो A+X ही है ना, क्योंकि वो एक ही किस्म का गैमेट बनाती है। अगर फादर का ये वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज हुआ तो क्या बनेगा, AA, है ना, ये हैप्लॉइड है ना दोनों, तो आप डिप्लॉइड बनेंगे, AA+XX। ये क्या होगी, ये गर्ल होगी। अगर फादर का कौन सा वाला स्पर्म A+Y, इसको बोलते हैं गाइनोस्पर्म, अगर ये फ्यूज हो गया किसके साथ, एग के साथ, मदर के एग के साथ, मदर का जो एग क्या है वो A+X है। हमेशा जब ऐसी कंडीशन होगी तो AA+XY वाला बच्चा बनेगा और ये हमेशा क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पता चला जो इंसानों के अंदर सेक्स बच्चे का होता है वो डिटरमाइन होता है फादर के स्पर्म से, कि कौन सा फादर का स्पर्म पहले एग के साथ फ्यूज होगा, क्योंकि एग हमेशा एक ही किस्म का होता है, A+X। स्पर्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, A+X, A+Y, ठीक है। तो अगर मैं अब एक क्रॉस से आपको समझाऊंगा, ये फादर है तो ये मदर है, मेल है फीमेल। फादर से गैमेट्स बनेंगे तो क्या क्या बनेगा, शाबाश खुद बोलो अब, A+X, A+Y, बिकॉज फादर का जो जीनोटाइप है वो है AA+XY, मदर का जीनोटाइप है XX, AA+XX। अब जब मदर गैमेट बनाएगी तो मैं एक ही बार लिखूंगा A+X, अगर मैं रिपीट करके लिखूं A+X, A+X, दिस वन एंड द सेम थिंग, अंडरस्टैंड। तो यहां पर जब ये वाला स्पर्म और ये एग फ्यूज होगा तो देखो क्या बनेगा, AA+XX, दिस विल बी अ गर्ल चाइल्ड, अंडरस्टैंड, ठीक है। जब ये वाला स्पर्म इसके साथ फ्यूज होगा तो यहां पर हमेशा बनेगा AA+X and Y, so this will be a boy child, understand। तो ये होगा बेबी बॉय, तो ये होगा बेबी गर्ल होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स जब भी एक विमेन प्रेग्नेंट होती है, जब भी एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, हर प्रेगनेंसी में लड़का
और लड़की बनने के चांसेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दिस प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग ए बॉय एंड बिकमिंग अ गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी है बराबर बराबर, दैट मीन्स 1:1। in during every pregnancy in women there can be 50% probabilities for a boy and 50% probabilities for a girl. So this is not issue. वहां लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बराबर है। अंडरस्टैंड? कुछ जाहिल लोग दुनिया में होते हैं जो विमेन को ठहराते हैं कि वही जो है वही उन्हीं में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उनको सिर्फ लड़कियां होती है। ऐसे इलिटरेट पीपल बहुत उनसे लड़ते हैं, उनको मारते हैं और जो है उनको जो है तलाक भी दे देते हैं। कभी कभी ऐसे रेयर केसेस में ऐसा भी होता है, बिकॉज ये जालत की वजह से होता है। दैट्स व्हाई दिस एजुकेशन इज मस्ट। अंडरस्टैंड? यहां पर आपको सीधे पता चला कि विमेन का, गर्ल का, एक औरत का बच्चे के सेक्स में कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज हमेशा एक ही किस्म के गैमेट्स बनाती है, A+X। ठीक है? तो इसलिए विमेन को कसूरवार ठहराना कि उनसे सिर्फ लड़कियां जन्म होती है, ये एक जाहिल इंसान का जो है कॉल है। अंडरस्टैंड? सो वन शुड बी knowing that there is equal probability of forming a baby, male baby and female baby during every जो है pregnancy. It depends upon fertilization. It depends upon the type of sperm that will immediately fuse with the egg. Depends upon कि वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा. That's only reason. That means it's up to some superpower, up to God. Understand? Then this is the probability. This is science. Understand? And that is how sex is determined in humans. ठीक है? So this was all about your genetics portion. Then in that, in this unit में आपको पढ़ना है evolution के बारे में, ठीक है? But evolution के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा origin of life के बारे में पढ़ना है, ठीक है? Origin of life. दुनिया में, जो दुनिया में आप रहते हो, इसमें लाइफ पहले थी नहीं, क्योंकि ये दुनिया जो है ये कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, BY का मतलब होता है बिलियन ईयर्स अगो, ये जो धरती पे आप रहते हो, प्लेनेट अर्थ पे रहते हो, कहा जाता है कि ये जमीन जो है, ये धरती जो है, ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन साल पहले वजूद में आई है। अंडरस्टैंड? और जब ये वजूद में आई थी, इसके अंदर एटमॉस्फेयर था नहीं, इसका टेम्परेचर था 5000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड? तो ऐसे टेम्परेचर में आपको लगता है कोई जो है रह सकता है? हम तो 50 में नहीं रह पाएंगे, तो 5000 में रहना जो है वो बड़ी मुश्किल है। हाँ, तो यहाँ पर कोई जिंदगी थी नहीं, फिर जिंदगी यहाँ पर आई स्लोली स्लोली। पहले प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए। तो कहा जाता है कि ये जो जमीन थी जब ये बनी, पहले तो यूनिवर्स, कायनात ही नहीं वजूद में थी, फिर ऊपर वाले ने जो है कायनात बनाई। कायनात कब वजूद में आई? कुछ 15 बिलियन ईयर्स अगो। कहा जाता है कि 15 बिलियन साल पहले एक थ्योरी की, जो थ्योरी दी थी एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था एबेल लेमेट्रे। क्या नाम था? उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। उसने कहा कि ये जो पूरी कायनात थी, ये डेंस एंटाइटी थी, ये कॉस्मिक मैटर था, एक आग का जैसा गोला था, गैस का गोला था। अंडरस्टैंड? जो बहुत ही हॉट था। तो सडनली ये फिर ठंडा ठंडा हो गया और असल में ये जो है ये गोला फिर कहते हैं इसकी एक्सपेंशन हो गई। ये फैलता गया, एक्सपैंड होता गया और एक्सपैंड होकर फाइनली ये जो है ब्रेक होकर गैलेक्सीज में चेंज हो गया। अंडरस्टैंड? बट बिग बैंग थ्योरी कहती है इसका धमाका हो गया, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, ये फट गया। तो फटने के साथ से जो है गैलेक्सीज वजूद में आ गई। गैलेक्सी जानते हो आप? कलेक्शन ऑफ स्टार्स है। इस तरह कहते हैं एक गैलेक्सी बन गई, जो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या कहते हैं उसको? मिल्की वे। और कहा जाता है ये मिल्की वे जब वजूद में आई तो इसमें सोलर सिस्टम बन गया। क्या बन गया? सोलर सिस्टम बन गया। सोलर सिस्टम में जानते हो आप सन एंड 9 प्लैनेट्स जो उसके अराउंड होते हैं, ठीक है?
तो इस तरह कहते हैं सूरज वजूद में आया, उसके अंदर रिएक्शंस होती गई, उसने आग और जो है उसने हीट और लाइट को जो है रेडिएट करना शुरू कर दिया, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है उसके अराउंड जो इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स बन गए, उनके अराउंड उनके अंदर जो है वो प्लैनेट्स वजूद में आ गए। इस तरह हमारा तीसरा प्लैनेट जिस पर हम रहते हैं, जिसको कहते हैं अर्थ, तो वो वजूद में आ गई, ठीक है। ये जमीन जब बनी तो मैंने अभी कहा आपको कब बनी, 4.5 बिलियन साल पहले। तो इसका टेम्परेचर बहुत था, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं था, उसको बोलते थे रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर। क्या बोलते थे? रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर। ऐसा एटमॉस्फेयर जो आज आप देखते हो ये नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, अंडरस्टैंड। तो ऐसे में लाइफ का होना इसमें पॉसिबल नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर कहा जाता है कि जो है ये जो जमीन थी इसके एटमॉस्फेयर में जो रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, इसमें कुछ एटम्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको बोलते हैं हम लाइट एटम्स, है ना। लाइट एलिमेंट्स है जमीन के बनने में, हैवी एलिमेंट जो है जमीन के अंदर चले गए और लाइट एलिमेंट जो है एटमॉस्फेयर में ही रह गए, ठीक है। तो ये लाइट एलिमेंट जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपस में मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बट ऐसी हीट में 5000 10,000 डिग्री में इनका बॉन्डिंग करना दैट वाज नॉट पॉसिबल। फिर कहा जाता है जब ये जमीन बनी तो अचानक से ये जो है इसका टेम्परेचर गिरता गया। जो ही टेम्परेचर गिरा, ये 4 एलिमेंट्स ने आपस में रिएक्शंस किए और इन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए। क्या बनाए? मॉलिक्यूल्स, जैसे CH4 मीथेन, जैसे अमोनिया NH3, है ना, बन सकता था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर वेपर H2O, अंडरस्टैंड। तो कहा जाता है कि जैसे ही ये कंपाउंड्स बने, टेम्परेचर और गिरता गया, तो सारे का सारा वाटर वेपर जो था वो चेंज हो गया रेन में। जब वो ऊपर चला तो वो ठंडा होकर कंडेंसेशन हो गई उसकी, तो रेन शुरू हो गई। कहा जाता है दुनिया में इतनी बारिशें हुई तब, इनको तेज बारिशें कहते हैं, टोरेंटियल रेन्स, बहुत ज्यादा तेज बारिशें और बहुत देर के लिए जो है बारिशें हुई। उन बारिशों की वजह से जमीन के अंदर जो खड़े थे, यानी जो ओशियंस आप देखते हो आज, वो बन गए, अंडरस्टैंड, वो भर गए उस बारिश से, तो ओशियंस वजूद में आ गए। ओशियंस, रेन्स ने इन कंपाउंड्स को अपने साथ लाया। किसमें लाया? वाटर में लाया, पानी में लाया। जब ये पानी में आए, पनपते गए, इन्होंने ओ रिएक्शंस की। क्या की? ओ रिएक्शंस करके इन्होंने पहले बनाए और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बनाए? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बनाए इन्होंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, प्रोटीन्स बन गए, विटामिन्स बन गए, DNA बना, RNA बना। ये सब बनने के बाद कहा जाता है इसी पानी के अंदर पहली लिविंग सेल्स वजूद में आई। कब आई? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। These cells were prokaryotic cells। उसके बाद इनका एवोल्यूशन हुआ और यूकेरियोटिक सेल्स वजूद में आए। उसके बाद जैसे आप देखते हो जितने भी वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज दुनिया में पाए जाते हैं, ये सब एवोल्यूशन का नतीजा है। चेंज होते गए ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, तो इतनी स्पीशीज वजूद में आ गई, अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा कहीं ज्यादा जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज तक, और आज भी इतने ज्यादा जो है पाए जाते हैं। That's how life originated। कैसे जिंदगी आई? ये थ्योरी, ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है लाइफ की, इसको कहते हैं ओपेरिन एंड हेल्डीन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। आपकी बुक पे एक कॉलम में दिखाया गया है, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया। ओपेरिन एंड हेल्डीन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इन्होंने 1930 में 1938 में एक कंसेप्ट दिया था कि जिंदगी पहले पानी से आई और नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस से आई, अंडरस्टैंड। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज जिंदगी से आती है। जैसे हम हैं तो हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे माँ बाप हैं तो उनसे हम आए, अंडरस्टैंड। तो ये होता है, ये ऐसे आई पहले जिंदगी। तो ये ओपेरिन एंड हेल्डीन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको कहते हैं मॉडर्न थ्योरी है। यही हमें बताता है कि नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस से जो है लाइफ वजूद में आ गई। उसके बाद ये लाइफ इवॉल्व होती गई, चेंज होती गई, जिसको
इसको हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन में, कल से उसको हम लेंगे, एक दो दिन उसमें भी लग जाएंगे, तो यूनिट 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस ओकरेन हर्डिन की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था दो बायोलॉजिस्ट ने, उनका नाम था मिलर एंड यूरे। यूरे एक प्रोफेसर था, मिलर इसका स्टूडेंट था, इसके अंडर ये जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। तो जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, एक अपैरेटस बनाया जिसमें उन्होंने ऐसे कंपाउंड्स, देखो ये कार्बन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इसको जो है सर्कुलेट किया, फिर इसको एनर्जी दी, क्योंकि तब जो है तब कोई एंजाइम्स नहीं थे, रिएक्शंस होने के लिए जो है एनर्जी की जरूरत होती है, तब जो एनर्जी थी वो दी थी किसने, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने, क्योंकि ओजोन लेयर नहीं था तो सीधे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नीचे आ जाती थी, या एक्सरेज, या वॉल्केनिक इरप्शंस, या लाइटनिंग से एनर्जी मिल जाती थी। तो इन्होंने उसमें सर्कुलेट किया, उसको जो है एयर टाइट रखा, उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रखा, उसको बाहर रखा, तो उसके बाद उसको इलेक्ट्रोड के जरिए 800 डिग्री सेल्सियस का जो है वो टेम्परेचर दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने उसमें देखा कि जो है सिंपल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। इससे पता चलता है कि लाइफ वजूद में आई थी नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस से। इसको कहते हैं अबायोजेनेसिस, मींस कि नॉन लिविंग थिंग्स, बट नॉट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसने लाइफ को बनाया, ये नहीं है, बट पत्थर से जो है इंसान या लिविंग थिंग्स बन गए, नो, बल्कि ये नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस थे जिनमें एटम्स थे, एलिमेंट्स थे, वो कंबाइन हुए, उसके बाद जो है लाइफ वजूद में आ गई, ठीक है। तो दिस वाज हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड। आज इतना काफी है, कल हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन के बारे में।